हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का जनरल स्टडी टीवी में। उम्मीद करते हैं सारे लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, हम लोग संवैधानिक विकास के बारे में पढ़ रहे हैं, संविधान का इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोग एक लेक्चर में संविधान का विकास जिस दौरान कंपनी भारत में शासन कर रहा था उसके समय क्या क्या संवैधानिक विकास हुआ उसके बारे में पढ़े थे कि जैसे में किस तरह से कंपनी भारत में एक व्यापारी के रूप में आया था, फिर व्यापार करते करते वो भारत में युद्ध करके कुछ क्षेत्र पर कब्जा करता है और उसके बाद शासन करना शुरू करता है। और जब शासन करना शुरू करता है तो वहाँ से अंग्रेज जो है, ब्रिटिश संसद है, वो भी कंपनी से कुछ पैसा का डिमांड करता है, बोलता है कुछ पैसा हमको भी दो। लेकिन वो जब कुछ पैसा दे नहीं पा देता, देने के लिए तो बोल देता है ठीक है देंगे, लेकिन कंपनी में कुछ भ्रष्टाचार और निजी व्यापार के कारण कुछ कारण होता है जिसकी वजह से कंपनी खुद घाटा में जाने लगता है दोस्त। तो 1772 ईस्वी में कंपनी क्या करता है कि खुद 10 लाख पाउंड का कर्जा मांग लेता है ब्रिटिश संसद से। तो संसद को लगता है कि हम तो खुद अभी इससे पैसा मांगने वाले थे कंपनी से, लेकिन कंपनी खुद हमसे अब पैसा मांग रहा है क्योंकि कंपनी बोल रहा है मैं घाटा में जा रहा हूँ। तो ब्रिटिश संसद सोचता है कि चलो ठीक है, तुम घाटा में जा रहा है, हमको थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, और तुमको जो चार्टर मिला था किस तरह से तू भारत में व्यापार कर रहा है, किस तरह से शासन कर रहा है, उसको मैं हर 20 साल पर रिव्यू करूंगा और हर 20 साल पर तुमको ऊपर कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लगाएंगे। तो उसी को हम लोग देखे थे कि हर 20-20 साल पर एक एक अधिनियम लाया जा रहा था, जैसे में चार्टर कानून को रिव्यू करने के लिए। जो चार्टर मिला हुआ था, चार्टर एक प्रकार का आपको पता है, पिछले क्लास देखे होंगे तो एक प्रकार का लाइसेंस था जो उसको एकाधिकार मिला हुआ था भारत में व्यापार करने का। तो उसी चार्टर को रिव्यू करने के लिए हर 20 साल पर कानून पास किया जाने लगा ब्रिटिश संसद में, जिसमें देखे थे कि 1773 का प्रथम जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो पास किया गया। उसके बाद में फिर 1793 का चार्टर अधिनियम लाया गया, 1813 में लाया गया और 1833 में, और इस तरह से लास्ट चार्टर अधिनियम 1853 में लाया गया था दोस्त। तो इस तरह से बहुत सारा चार्टर अधिनियम आया हर 20 वर्ष पर। लेकिन उसमें भी देखे थे कि इस तरह 1773 के रेगुलेटिंग में कुछ गड़बड़ी हो गया था, तो कुछ बीच में यह अधिनियम ला के पास किया जाता है। और इस तरह से हम लोग वहां से ब्रिटिश संसद क्या करने लगा था, कंट्रोल करना शुरू कर दिया था कंपनी के जो शासन भारत में चल रहा था उसको कंट्रोल करना ब्रिटिश संसद शुरू किया। और जब कंट्रोल करना शुरू किया तो उसको समझ में आया एक बात कि ब्रिटिश संसद कंपनी को कंट्रोल करने से पहले क्या करना पड़ेगा, जो पूरे भारत में जो छोटे छोटे इलाका में जो शासन फैला हुआ है उसको केंद्रीकृत करना पड़ेगा, एक इकट्ठा करना पड़ेगा। जैसे में आपको पता है कि उस समय शासन फैला हुआ था, यहाँ बंगाल में भी अलग गवर्नर शासन कर रहा था, बॉम्बे में भी, मद्रास में भी अलग अलग। तो उस तरह बहुत सारा प्रांत में शासन अलग अलग हो रहा था। ब्रिटिश संसद को लगता है कि सबको पहले एक जगह इकट्ठा केंद्रीकृत करो। तो 1773 में केंद्रीकरण का शुरुआत होता है दोस्त। यहाँ से जो बॉम्बे से और मद्रास से विधायी शक्ति, दोनों का कानून बनाने का शक्ति सीधे सीधे और बंगाल के पास जाना शुरू होता है। और यहाँ शुरू हुआ था, और आपको पता है कि 1833 ईस्वी तक आते आते ये जितना भी विधायी शक्तियाँ, ये सब जो छोटे छोटे प्रांत है उसका खत्म कर दिया जाता है, और सारा का सारा विधायी शक्ति कंप्लीट रूप से किसको दे दिया जाता है, पूरा बंगाल में। अब वहीं से पूरा एक केंद्रीकृत व्यवस्था चरम सीमा पर था 1833 में, और वहीं से पूरा देश के लिए कानून बनना शुरू होता है दोस्त। और इस तरह से जब एक जगह पूरा शक्ति इकट्ठा हो जाएगा तो उसको पर कंट्रोल करना इजी हो जाएगा। तो ब्रिटिश संसद जब एक जगह सारा यहाँ कानून बनाना है, पूरा देश पर लागू करना है, तो केंद्रीकरण पूरा हो गया कंप्लीट। तो समझिए कि हम लोग उपनिवेश भी उसी समय बन गए थे दोस्त। और उसके बाद से फिर किस तरह से फिर आगे कंपनी के कार्यभार चलते रहता है। और उसके बाद में आपको पता है कि 1853 के चार्टर अधिनियम हम लोग देखे थे कि लास्ट चार्टर अधिनियम था, और उसके बाद में 1857 का एक महान क्रांति होता है, क्योंकि आपको पता है कि कंपनी जब शासन कर रहा था तो बहुत ज़्यादा शोषण कर रहा था, बहुत ज़्यादा किसान को शोषण कर रहा था, जनजातियों को शोषण कर रहा था, बहुत सारा जमींदार भी थे उनसे खुश नहीं थे, बहुत सारा ऐसा नीति ला रहा था, डलहौजी था तो हड़प की नीति ला रहा था, तो बहुत सारा जो उसका नीति था, प्रावधान था, उसके वजह से हम लोग भारतीय जनता खुश नहीं था दोस्त। तो भारतीय जनता खुश नहीं था तो भारतीय जनता उसको जवाब दिया था। इसके बारे में आधुनिक भारत का क्लास हम लोग अपलोड किए हैं, उसको भी पढ़ सकते हैं, यहाँ पर आधुनिक भारत में पढ़ा रहे हैं। उसी को 1857 के जवाब के रूप में एक परंपरागत क्रांति भारत में होता है। और ये 1857 का क्रांति इतना महत्वपूर्ण क्रांति, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब ब्रिटिश लोग तो इसको बोलते हैं कि सैनिक विद्रोह था, ये सब बोलते हैं, सब लोग अपने अपने हिसाब से बोलता है। हम लोग के लिए प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष था। और 1857 की क्रांति में इतना बड़ा बदलाव होता है कि जो कंपनी भारत में शासन कर रहा था इतना समय से, और उसके बाद में कंपनी जो शासन 1757 से लगभग 1857 तक किया दोस्त, लगभग 100 साल तक कंपनी शासन किया। और ये 1857 का क्रांति का परिणाम ही हुआ कि ताज जो ब्रिटिश संसद था वो बोला कंपनी को, भाई साहब आपसे अब शासन नहीं होगा और आप अपना शासन का कार्यभार छोड़ दीजिए। और ये शासन पूरा ट्रांसफर हो गया ताज में। ब्रिटिश की रानी और जो थी वो विक्टोरिया, वो अपने टेक ओवर कर ली पूरा भारत के प्रशासन को, बोली कि मैं अब खुद चलाऊंगा, ब्रिटिश संसद खुद प्रशासन भारत में चलाएगा। और जब भारत में प्रशासन चलाना शुरू करेगी तो बहुत सारा संवैधानिक विकास इसके दौरान भी होगा।
होगा। आप इतना एक चीज ध्यान रखिएगा, इससे पहले जितना भी 1857 से पहले संवैधानिक विकास हुआ वो कंपनी को ब्रिटिश संसद रेगुलेट करना चाह रहा है, विनियम रेगुलेट करना चाह रहा है, इसलिए वो विकास हुआ। लेकिन अब यहाँ के बाद जितना भी विकास होगा, जो हम लोग के यहाँ स्वतंत्रता संघर्ष चल रहा है ना, स्वतंत्रता संघर्ष चल रहा है, लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमको अधिकार चाहिए, तो उसके चलते ब्रिटिश संसद कुछ न कुछ अधिकार देने की कोशिश करेगा, कोई प्रावधान लाएगा, उसके चलते यहाँ संवैधानिक विकास होगा दोस्त। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा और एक चीज, इतना चीज ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद में देखिए, जब 1857 के क्रांति हुआ उसके तुरंत बाद ही 1858 का भारत सरकार अधिनियम ला दिया गया। अब 1858 का भारत सरकार अधिनियम ला दिया गया, तो इसमें प्रावधान देख लेते हैं क्या क्या मुख्य प्रावधान है, एग्जाम में परीक्षा में पूछा जाता है। तो देखिए कि पहला प्रावधान था दोस्त कि कंपनी का शासन समाप्त हो गया। ऑब्वियस सी बात है, कंपनी का शासन 1858 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा विधिवत रूप से, जब ऐसे बोल देने से थोड़े होता है, एक अधिनियम लाया गया, विधिवत रूप से कंपनी का शासन समाप्त हुआ और ताज का शासन शुरू हुआ। इसको HMG गवर्नमेंट भी बोलते हैं दोस्त, HMG मॉडल भी बोलते हैं, हर मजेस्टी हिज मजेस्टी गवर्नमेंट बोलते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। कंपनी का शासन समाप्त हुआ, ताज का शासन शुरू हुआ। और उसके बाद में जो गवर्नर जनरल थे, कंपनी के समय में गवर्नर जनरल का एक पद हुआ करता था, जो भारत में रह के एक प्रतिनिधि के रूप में शासन चला रहा था। तो उस तरह से वो जो शासन चला रहा था गवर्नर जनरल, उसका पद को नाम बदलकर अब वायसराय कर दिया गया। भारत में गवर्नर जनरल की जगह वायसराय होंगे, और वायसराय डायरेक्ट जो होंगे ताज के क्या होंगे, ताज के प्रतिनिधि के रूप में भारत में शासन करेंगे। तो इस तरह से वायसराय भारत में बनाया गया। इंग्लैंड में भारत सचिव नाम का पद बनाया गया। इंग्लैंड में भारत सचिव का पद इस बनाया गया, दो को संगठन था इससे पहले। आपको बताया था कि 1784 के जब पीट्स इंडिया एक्ट आया था, तो उसमें एक निदेशक मंडल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम था राजनीतिक मिलिट्री जो काम था, जैसे में आप देखे थे कि पीट्स इंडिया एक्ट में क्या था, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था दोस्त। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वाणिज्यिक काम करता था जो कंपनी के तरफ से था। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो हेड थे, अध्यक्ष थे, वो ब्रिटिश संसद के कैबिनेट मंत्री थे, और ये पूरा पॉलिटिकल मामला का देख रेख करते थे, राजनीतिक मामला को, मिलिट्री कहाँ युद्ध लड़ना है, कैसे युद्ध लड़ना है भारत में, तो ये सारा कार्यभार बोर्ड ऑफ कंट्रोल करता था। तो ये दोनों जो संगठन था, ये दोनों संगठन मिलकर भारत में शासन चला रहा था कंपनी के शासन के दौरान। और जब कंपनी के शासन खत्म हो गया, तो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये दोनों का संगठन, जो दोनों पद था, उसको खत्म कर दिया गया। और दोनों को खत्म करने के बाद भारत सचिव नाम का एक पद इंग्लैंड में बनाया गया। अब भारत सचिव नाम का पद बनाया गया, उसको सहायता करने के लिए 15 सदस्यीय भारतीय परिषद का स्थापना किया गया दोस्त। भारतीय परिषद, इंडियन काउंसिल का स्थापना 15 सदस्यीय, जिसमें 15 सदस्य थे, उसका स्थापना भारत सचिव को मदद करने के लिए किया गया। तो इस तरह से एक प्रावधान देखें। और भारत सचिव के प्रति जो भारतीय परिषद थे उत्तरदायित्व थे। अब ये जो 15 सदस्य थे, अब भारत सचिव को जो 15 सदस्यीय जो भारतीय परिषद था, इसको अध्यक्ष थे, भारत सचिव को बनाया गया। अब भारत सचिव कौन थे? ब्रिटिश संसद के कैबिनेट मंत्री थे दोस्त। अब ब्रिटिश संसद के कैबिनेट मंत्री थे। इस तरह से भारतीय परिषद में जितना भी 15 सदस्य थे, वो सब के सब उत्तरदायित्व भारतीय सचिव के। अब भारतीय सचिव ऑब्वियस सी बात है, कैबिनेट मंत्री है, तो ये किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? ताज के, वहां के रानी महारानी के प्रति उत्तरदायी होंगे। इस तरह से पूरा शासन भारत में चल रहा था। ये इंग्लैंड में था, वायसराय भारत में प्रतिनिधि के रूप में शासन कर रहा था। वायसराय समझिए भारतीय परिषद को उत्तरदायित्व था, भारतीय परिषद भारतीय सचिव को, और भारत सचिव महारानी को। समझ गए पूरा कॉम्बिनेशन। इस तरह से भारत सचिव के जो वहाँ ऑफिस था, उसका जितना भी खर्चा होता था वो भारत से वसूला जाता था। उसी को हम लोग होम चार्जेस के रूप में देखते। इससे पहले भी जो संगठन था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उसका भी जो खर्चा था पूरा भारत से ही वसूला जाता था, जिसको होम चार्जेस के रूप में जानते हैं दोस्त। तो इस तरह से इसको पढ़ें। और यही जो उत्तरदायित्व दिखाया गया, इसी के चलते बोल दिया गया इस अधिनियम को कि शासन को अच्छा बनाने वाला यह अधिनियम है। शासन को अच्छा बनाने वाला कि देखो तुम्हारा शासन, तुम्हारे यहाँ पहले क्या चलता था? राजा महाराजा का शासन चलता था, तुमको सवाल पूछने का अधिकार नहीं था। अब हम तुमको क्या कह रहे हैं? देखो यहाँ उत्तरदायित्व सरकार बनाया जा रहा है, सवाल पूछ सकता है, एक दूसरे के प्रति उत्तरदायित्व है, तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हम बना रहे हैं। समझ रहे हैं ना? तो हम लोग को बोल रहा है कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बना रहे हैं, इसलिए इसको शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम बोला गया। तो इस तरह से हम लोग 1858 का भारत शासन अधिनियम पढ़े। और उसके बाद जब अब यहाँ ये चीज ध्यान रखिए कि गवर्नर जनरल से वायसराय का जो पद बना था, उसमें लॉर्ड कैनिंग थे भारत के गवर्नर जनरल, और उन्हीं को मौका मिलता है, क्योंकि यह अधिनियम उसी के दौरान आता है, तो लॉर्ड कैनिंग को ही मौका मिलता है वायसराय बनने का। तो ध्यान रखिएगा भारत का प्रथम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। और लॉर्ड कैनिंग दोस्त एक चीज बताता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को बोलता है, ब्रिटिश संसद को, कि देखिए जो विधान परिषद है ना, कार्यकारी परिषद तो एक वायसराय को सहायता कर ही रहा है भारत में, वो तो कार्यपालिका है। आपको बताया था कि 1853 के जो अधिनियम था, चार्टर अधिनियम, वो पढ़िएगा पिछला वीडियो,
हो तो उसमें बताया था कि एक अलग कार्यकारी परिषद को विधायी परिषद से दोनों को सेपरेट कर दिया गया था। विधायी परिषद बनाया गया था एक भारत में जिसका काम था पूरे देश के लिए कानून बनाना। अब वो देश के लिए कानून बना रहा था लेकिन उसमें कोई भारतीयों को नहीं जगह मिला था दोस्त। तो ये कैनिंग बोलता है कि बहुत ज्यादा ये देखो 1857 का क्रांति हो गया, इस तरह से बहुत सारा आंदोलन हो जाएगा, राष्ट्रवाद का उदय हो रहा है धीरे धीरे भारत में। तो ये सब सिचुएशन को, परिस्थिति को लॉर्ड कैनिंग समझ रहा था और उसके बाद में लॉर्ड कैनिंग ब्रिटिश संसद को बोलता है कि भारतीयों को कुछ न कुछ जगह दो। जो यहाँ जो भारतीय परिषद, केंद्रीय परिषद जो बनाया है नियम बनाने के लिए, कानून बनाने के जो परिषद का निर्माण किया है संगठन का, उसमें भारतीयों को जगह देना शुरू करो। तो इसीलिए देखिएगा कि कैनिंग जो ये बात बोलता है ब्रिटिश संसद को, उसके बाद से ही देखिए 1861 में भी प्रावधान आया परिषद अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1909 का भारत परिषद अधिनियम। ये तीन को जो अधिनियम है ना दोस्त, 1858 के बाद 1861, 1892, 1909, ये तीनों अधिनियम में परिषद जो थे, परिषद विधान परिषद में कानून बनाने का काम होता था, उससे संबंधित बदलाव किया गया, उससे संबंधित प्रावधान उसमें जोड़ा गया, भारतीय लोगों को सहायता लिया गया। इसीलिए इसको भारत परिषद अधिनियम बोला जाता है। समझ रहे हैं? भारत परिषद अधिनियम क्यों बोला जाता है? क्योंकि परिषद जो था, विधान परिषद, उसमें भारतीयों को जोड़ा जा रहा था, संख्या बढ़ाया जा रहा था, उसको कुछ अधिकार दिया जा रहा था, इसीलिए भारत परिषद अधिनियम बोल दिया गया दोस्त। तो ये समझ गए हम लोग। अब उसमें देखते हैं कि प्रथम भारत परिषद अधिनियम 1861 का था और 1861 में क्या प्रावधान था जो एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो इसमें क्या था, जो केंद्रीय विधान परिषद था ना दोस्त, केंद्रीय विधान परिषद, केंद्र में जो विधान परिषद था, कानून बनाने का काम कर रहा था, उसमें भारतीयों को नियुक्ति करना शुरू किया। भारतीयों को सोचा कि भारतीयों को मनोनीत कर देते हैं, नॉमिनेट करना शुरू किया। चुनाव तो होता नहीं था उस समय, तो नॉमिनेट करना शुरू किया और नॉमिनेट करना शुरू किया। और उस भारतीयों को क्या बोला गया? गैर सरकारी सदस्य। गैर सरकारी सदस्य, सरकारी सदस्य उसको बोलते थे जो केंद्रीय विधान परिषद में जो अंग्रेज थे उसको सरकारी सदस्य बोलते थे। सारा अधिकार उसी के पास था दोस्त। कोई भी कानून पास करना रहता था तो सरकारी सदस्य का बहुमत रहता था और वो विधान परिषद में अपने आसानी से कानून पास कर लेता था। ये विधान परिषद जो यहाँ है, केंद्रीय विधान परिषद, उसको आज के संसद से हम लोग लोकसभा से कंपेयर कर सकते हैं, संसद से कंपेयर कर सकते हैं। तो उस तरह से वहां था। तो भारतीय को गैर सरकारी सदस्य के रूप में नियुक्ति जगह मिला वहां पे। और एक गैर सरकारी सदस्य किसको बोलेगा? आम आदमी को तो नियुक्त करेगा नहीं, हुआ आम आदमी को तो वहां मनोनीत करेगा नहीं। ये मनोनीत कौन करता था? वाइसराय मनोनीत करता था। तो 3 भारतीयों को उस समय मनोनीत किया गया। 1861 के भारत परिषद अधिनियम में 3 भारतीयों को मनोनीत किया गया। वो 3 भारतीय कौन थे? कोई बहुत महान व्यक्ति, माने अच्छे आदमी होगा, अच्छा खानदान से होगा, चाहे अच्छा परिवार से होगा, वही होगा, आम आदमी तो होगा नहीं। तो उसमें थे 3 भारतीय में एक बनारस के राजा था, पटियाला के महाराज था और सर दिनकर राव। ये 3 व्यक्ति सबसे पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्य के रूप में मनोनीत हुए थे दोस्त, वाइसराय के द्वारा। और इनके पास कोई शक्ति नहीं था। ये तीनों तो वहां चल गए, विधान परिषद में तो चले गए, लेकिन इनके पास कोई शक्ति नहीं था, वोट देने का अधिकार नहीं था। ये केवल शांति से वहां शामिल हो गए, खाली भारतीयों को शामिल कर लिया। तो इस तरह से भारतीय परिषद अधिनियम हुआ और यहां से विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुआ। यह भी समझ रहा था ब्रिटिश संसद कि एक विकेंद्रीकरण शुरू करो। जैसे में केंद्रीकरण, पूरा प्रांत का हम लोग शासन ही पूरा छीन लिए। प्रांत जो यहाँ प्रांत है, जैसे में मान लीजिए कि भारत का नक्शा है, ठीक, और पूरा शक्ति यहाँ से बंगाल से चलाया जा रहा है। यहाँ मद्रास है, बॉम्बे है, तो ये 2 जगह है। तो ये सब इसका शक्ति आप विधायक नियम कानून बनाने का शक्ति आप छीन लिए हैं। तो ये सब यहाँ भी विद्रोह हो रहा है। यहाँ के भी जो लोकल लोग हैं वो खुश नहीं है, वो सोच रहे हैं कि पूरा तो हम लोग का कानून बनाने का शक्ति ही ले लिया है, तो हम लोग के पास बचा क्या। तो यहाँ से ये सबको शांत करने के लिए ये क्या करना शुरू किया? विकेंद्रीकरण का शुरुआत किया। जो पूरा कंप्लीट हो गया था 1833 में, इस सबका विधायी शक्ति खत्म कर दिया गया था, उसका देना फिर से शुरू किया। विधायी शक्तियां फिर से यहां से देना शुरू किया दोस्त प्रांत को। तो उसी को हम लोग विकेंद्रीकरण बोलते हैं कि विकेंद्रीकरण का शुरुआत यहां से हो जाता है। और देखिएगा ये फिर पूरा कंप्लीट रूप से विकेंद्रीकरण हो जाता है 1935 के अधिनियम। लगभग कोई किताब में 1937 भी बोला जाता है कि 1937 तक कंप्लीट रूप से विकेंद्रीकरण हो गया था। और हम लोग विकेंद्रीकरण हो गए तो हम लोग ये भी देखेंगे कि केंद्रीकरण के कारण ही हम लोग उपनिवेश हुए थे। 1833 में जब एक जगह पूरा देश का शक्ति आ गया है तो उसको ब्रिटिश संसद को कंट्रोल करना आसान हो गया था, लेकिन अब फिर से विकेंद्रीकरण हो गया, तब ब्रिटिश संसद को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो यही देखते हैं कि विकेंद्रीकरण का शुरुआत हो गया 1861 के संसद अधिनियम में। एक पोर्टफोलियो प्रणाली था दोस्त। पोर्टफोलियो प्रणाली का मतलब विभागीय प्रणाली। जो लॉर्ड कैनिंग था 1859 में पोर्टफोलियो प्रणाली को लागू कर दिया था। पोर्टफोलियो प्रणाली का मतलब समझ सकते हैं कि आज के समय में रेलवे डिपार्टमेंट अलग है, टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट अलग है, सुरक्षा विभाग का अलग डिपार्टमेंट है, उसके बाद में विदेश सेवा का अलग डिपार्टमेंट है। इस तरह से बहुत सारा डिपार्टमेंट है दोस्त। तो प्रशासन
शासन को अच्छा से चलाने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए बहुत सारा पोर्टफोलियो बनाया गया। तो इसको क्या किया गया, कानूनी रूप से मान्यता दे दिया गया 1861 के भारत शासन अधिनियम में। शुरू तो 1859 में ही कर दिया गया था कैनिन के द्वारा, तो इसको ध्यान में रखेंगे। और उसके बाद में आप जान रहे हैं कि केंद्रीय विधान परिषद नियम बना रहा है, और अब वायसराय भी अपना कार्यकारी परिषद के थ्रू नियम को लागू करने का काम कर रहा है। तो वायसराय को क्या किया गया है, जो केंद्रीय विधान परिषद, हो सकता है कि विकट परिस्थिति में, कोई विकट परिस्थिति, आपातकाल का परिस्थिति ऐसा आए तो कोई कानून पास करना रहे जब विधान परिषद हो सकता है कि काम नहीं कर रहा हो, तो विकट परिस्थिति में कानून को वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दे दिया गया। वायसराय को बोला गया कि कोई विकट परिस्थिति ऐसा आएगा तो आप अध्यादेश जारी कर सकते हैं। जैसे में आज के समय में राष्ट्रपति भी अगर संसद काम नहीं कर रहा होता है, तो अगर कोई नियम कानून ज्यादा महत्वपूर्ण काम रहता है तो उसको अध्यादेश के द्वारा लाया जाता है दोस्त। तो इस तरह से अध्यादेश, और उसको भी 6 महीना तक लागू किया जाए। अब संसद का बैठक होगा, यहाँ केंद्रीय विधान परिषद का बैठक होगा, 6 महीना तक ये अध्यादेश मान्य रहता था दोस्त। उसके बाद में केंद्रीय विधान परिषद से उसको पास करवाना होता था। तो इस तरह से वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दे दिया गया। लेकिन एक कभी कंफ्यूज मत कर लीजिएगा कि जो यहाँ से अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, वहीं से हम लोग को भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का शक्ति मिला हुआ है, वहां से नहीं मिला है। भारत का राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है उसका प्रावधान हम लोग 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिए हैं। तो यहां तक क्लियर हो गया आप लोग के। तो इस तरह से देखिए, अब 1892 का जो दोस्त 1892 का भारत परिषद अधिनियम है, यहाँ भी परिषद अधिनियम है, तो परिषद में ही कुछ बदलाव किया जाएगा। अब देखिए क्या किया गया कि जो गैर सरकारी सदस्य थे, गैर सरकारी सदस्य का मतलब समझते रहिएगा, भारतीयों को जगह मिल रहा है कहाँ, विधान परिषद में, नियम कानून जहाँ बनता है, जिसको मिनी पार्लियामेंट भी बोल सकते हैं, आज के संसद से कंपेयर कर सकते हैं, वहाँ भारतीयों को जगह मिल रहा है। अब गैर सरकारी सदस्य की संख्या बढ़ा दिया गया। संख्या बढ़ाना ऑब्वियस जरूरी था दोस्त, क्योंकि 1892 में अधिनियम आ रहा है। इससे पहले आपको पता है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हो चुका है। वो भी डिमांड कर रहा है, बोल रहा है कि भाई तुम हम लोग को संख्या बढ़ाओ और हम लोग को यहाँ यहाँ ज़्यादा बहुमत में लाओ। लेकिन अभी तक भी देखिए गैर सरकारी सदस्य की संख्या बढ़ा, फिर भी लेकिन जो यूरोपीय थे सरकारी सदस्य उसी का बहुमत था, वो लोग नियम कानून आसानी से पास कर लेता था। और प्लस में हम लोग को वोट देने का तो अधिकार ही नहीं था दोस्त। संख्या तो हम लोग को बढ़ाया जा रहा था, लेकिन हम लोग को वोट देने का अधिकार नहीं था। जैसे में आज के पार्लियामेंट है, तो हम सारे संसद मिलकर वोटिंग करते हैं, कोई कानून पास होता है तो उसमें क्या होता था, गैर सरकारी सरकारी सदस्य, तो सरकारी सदस्य को वोट देने का अधिकार था, तो सरकारी सदस्य तो अंग्रेज था, वो सब नियम कानून पास कर लेता था। हम लोग गैर सरकारी सदस्य थे, हम लोग को वोट देने का अधिकार नहीं था। लेकिन वही जो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस था, उसका स्थापना के हुआ और उसके बाद प्रेशर बनाया, उसके वजह से वो खाली गैर सरकारी सदस्य का संख्या क्या किया, बढ़ा दिया। बोला कि चलो और ज्यादा भारतीयों को हम यहाँ मनोनीत करेंगे, वायसराय उसको मनोनीत करेगा। और उसके बाद इसको पावर क्या दिया गया जानते हैं, गैर सरकारी सदस्य को बोला कि वार्षिक जो बजट होता है ना, बजट आज के समय में भी संसद में पेश होता था, उसमें भी बजट बनता था, तो जो बजट बनता है ना उस पर बहस कर सकता है गैर सरकारी सदस्य। क्या कर सकता है, बजट पर बहस कर सकता है। उसके बाद प्रश्न पूछने, जो कार्यपालिका है, वायसराय का एक कार्यकारी परिषद था। आप देखिए, ध्यान देखिए, एक तो ये विधायिका चल रहा है, विधान परिषद के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। एक वायसराय था, ठीक, वायसराय था, और उससे पहले कंपनी के शासन के समय में गवर्नर जनरल था। इसको सहायता करने के लिए क्या था, एक कार्यकारी परिषद था, कार्यकारी परिषद था, और ये कार्यकारी परिषद था। और उसके बाद में एक विधान परिषद का निर्माण हो गया था। कब, विधान परिषद, इसको से कानून बनाने का शक्ति इससे ले लिया गया था और विधान परिषद को दे दिया गया था। कब, 1853 के चार्टर अधिनियम में। तो वहां से विधान परिषद आया, और इसी विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्य भारतीयों को नियुक्ति मिल रहा था, क्योंकि यही में नियम कानून बनता था दोस्त। इसको मिनी पार्लियामेंट भी समझ सकते हैं। लेकिन ये कार्यकारी परिषद, ये भी महत्वपूर्ण पद था, ये भी महत्वपूर्ण संगठन था, क्योंकि नियम लागू करने का काम यही करता था। तो नियम लागू करने का काम ही करता था कार्यकारी परिषद। तो इससे सर को प्रश्न पूछने का अधिकार भी गैर सरकारी सदस्य को दिया गया। गैर सरकारी सदस्य जो भारतीय थे, उसको बोला गया कि आप कार्यकारी परिषद से भी प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन पूरक प्रश्न पूछ नहीं सकते हैं, काउंटर क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। अगर एक बार कार्यकारी परिषद आपको जवाब दे दिया तो उससे संतुष्ट हो जाइए, ठीक, मानना पड़ेगा आपको, समझ रहे हैं ना। और ये जो विधान परिषद में तो आपको बहस करने के लिए दिया गया है, बजट पर बहस कर सकते हैं, लेकिन वोट नहीं दे सकते हैं। तो ये कैसा अधिकार है दोस्त, समझ रहे हैं ना। वोट ही नहीं दे सकते हैं तो बहस करके क्या करेंगे। हम बोलेंगे भी कि मेरे लिए बजट बनाओ, मेरे यहाँ शिक्षा पर इतना खर्चा करो, हेल्थ पर इतना खर्चा करो, तो मेरा बात तो मानने वाला है नहीं, क्योंकि बहस करना है, खाली वोट तो देने का अधिकार है नहीं। ऐसे भी बजट पास हो ही जाएगा, क्योंकि सरकारी सदस्य का बहुमत है दोस्त, अंग्रेज का क्या है, बहुमत है। तो इस तरह से समझ लिए हम लोग, प्रश्न पूछने का अधिकार था, वोट देने का अधिकार नहीं था। उसके बाद में प्रांतीय विधान परिषद। अब ये जो गैर सरकारी सदस्य का जो संख्या बढ़ रहा था, तो ये बढ़ कैसे रहा था, मैंने इसको कोई ना कोई तो रिकमेंड कर रहा होगा ना। गैर सरकारी ऐसी थोड़े कहीं से उठा के रख देगा, गैर सरकारी सदस्य भारतीयों को नियुक्त कर देगा विधान परिषद में, तो कोई ना कोई इसको रिकमेंड
कर रहा था, रिकमेंड कौन कर रहा था? जो प्रांतीय विधान परिषद थे ना दोस्त, प्रांतीय विधान परिषद जैसे में बहुत सारा प्रांत था, आपको पता है, यहाँ मद्रास था, बॉम्बे था, तो ये सब क्या कर रहा था, यहाँ बंगाल था। तो जो विधान परिषद, केंद्रीय विधान परिषद में है, तो ये सब जो बहुत सारा प्रांत थे और छोटे छोटे प्रांत थे, तो ये सब क्या कर रहे थे, कुछ न कुछ सदस्य को भेज रहे थे, सिफारिश कर रहे थे, रिकमेंड कर रहे थे, बोल रहे थे कि इसको नियुक्त कर लो, इसको वहां विधान परिषद में जगह मिलना चाहिए। तो ये सब जो व्यक्ति भेज रहे थे ना रिकमेंड कर करके, तो ये रिकमेंड कर रहे थे, जिसमें प्रांतीय विधान परिषद और बंगाल का चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी रिकमेंड कर रहा था। तो ये सिफारिश कर रहा था कि गैर सरकारी सदस्य को बढ़ा दो, संख्या बढ़ा दो। तो गैर सरकारी सदस्य क्या हो रहा था, यहां से रिकमेंडेशन जा रहा था, तो इसी जो रिकमेंडेशन था तो उसी को हम लोग बोल देते हैं सीमित, परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान था, इनडायरेक्ट रूप से इलेक्शन। डायरेक्ट रूप से इलेक्शन ये नहीं हो रहा है, क्योंकि डायरेक्ट रूप से इलेक्शन किसको बोला जाता है? जनता जिसको चुन के भेजेगा उसको डायरेक्ट रूप से इलेक्शन बोलेंगे दोस्त। लेकिन जनता तो चुन के भेज नहीं रहा है, प्रांत का जो विधान परिषद है वो भेज रहा है। कहाँ? केंद्रीय विधान परिषद में, सेंट्रल लेवल पर, जो वहां बंगाल से शासन चल रहा था, तो प्रांतीय शासन वाला भेज रहा था। तो प्रांतीय तो इनडायरेक्ट हो गया, क्योंकि अप्रत्यक्ष जनता द्वारा चुना नहीं गया। तो इसको सीमित एवं परोक्ष चुनाव प्रावधान लिख देते हैं। बोला जाता है कि इनडायरेक्ट रूप से इलेक्शन का प्रावधान, चुनाव का प्रावधान 1892 में आ गया था। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, चुनाव शब्द का प्रयोग कभी भी 1892 के भारत परिषद अधिनियम में नहीं हुआ है। भारत परिषद अधिनियम में चुनाव शब्द कहीं उल्लेखित नहीं है दोस्त, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से हम लोग 1892 का भारत परिषद अधिनियम भी देख लिए। और उसके बाद में देखिए प्रेशर बनते जाता है, बहुत सारा हम लोग स्वतंत्रता संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। आपको पता होगा बंगाल विभाजन कर दिया है कर्जन, तो लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन को जब बोल देता है, बंगाल विभाजन होता है, तो स्वदेशी आंदोलन चालू हो जाता है भारत में। अब स्वदेशी आंदोलन चालू होता है, उसी समय आपको एक घटना याद होगा दोस्त, मुस्लिम लीग का स्थापना होता है। मुस्लिम लीग का जब स्थापना 1906 ईस्वी में होता है, तो उसका एक अलग एजेंडा रहता है। वो मुसलमान को समझिए कि राजनीतिक व्यवस्था में समर्थन पाने के लिए वो बहुत ज्यादा डिमांड रखता है। वो सोचता है कि मैं मुस्लिम को अलग वोटिंग राइट मिलना चाहिए, ये सब वो डिमांड रखता है मुस्लिम लीग। और उस सब चीज को अंग्रेज बढ़िया से जान रहा था, समझ रहा था कि अब भारत में क्या सिचुएशन है। वो समझ रहा था एक तरफ कांग्रेस क्या कर रहा है, कांग्रेस बोल रहा है कि हमको सदस्य को यहाँ केंद्रीय विधान परिषद में जगह मिलना चाहिए, वोटिंग राइट मिलना चाहिए, बहस करने दो, प्रश्न पूछने का अधिकार होना चाहिए। एक तरफ मुस्लिम लीग क्या बोल रहा है कि मुसलमान को कुछ अधिकार चाहिए। तो ये सारा सिचुएशन को समझ रहा था, और उसी के बैकग्राउंड में जब ये सारा कहानी चल रहा था मुस्लिम लीग का, कांग्रेस का, उसी के बाद 1909 का भारत परिषद अधिनियम आता है दोस्त। और ये भारत परिषद अधिनियम जो 1909 का आता है ना, उसमें देखिए क्या क्या प्रावधान रहता है। इसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी बोला जाता है, क्योंकि मार्ले जो थे भारत सचिव थे उस समय, और मिंटो थे भारत में वायसराय। तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में इसको बोल दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद में जो केंद्रीय विधान परिषद था, कांग्रेस क्या बोल रहा था, केंद्रीय विधान परिषद का और आकार बढ़ाओ, उसमें संख्या बढ़ाओ, बहुमत में लाओ। जो भारतीय लोग हैं गैर सरकारी सदस्य, उसको बहुमत में लाओ। तुम तो अंग्रेज हो, सरकारी सदस्य ही बहुमत में है, तो कोई भी नियम कानून पास कर लेता है। वोटिंग राइट भी हम लोग को नहीं दिए हुए है, तो हम लोग का क्या फायदा है उस संसद में, विधान परिषद में भाग लेने से। तो वही बोल रहा था कांग्रेस कि केंद्रीय विधान परिषद का आकार बढ़ाओ। तो आकार तो बढ़ा दिया गया। देखिए केंद्रीय विधान परिषद के आकार 16 से 60 कर दिया गया। 16 मेंबर का पहले केंद्रीय विधान परिषद हुआ करता था, अब क्या कर दिया गया, 60 सदस्य का कर दिया गया। 60 सदस्य का कर दिया गया, लेकिन देखिए दोस्त यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ क्या किया गया, सांप्रदायिक निर्वाचन एक प्रावधान रख दिया गया। 1909 का भारत परिषद अधिनियम में कांग्रेस बोल रहा था विधान परिषद में जगह मिलना चाहिए हमको, ठीक है, सीट बढ़ा दिया गया, गैर सरकारी सदस्य का और ज्यादा नियुक्ति होगा। और उसके बाद में एक डिमांड और था उसका कि जो वायसराय थे, वायसराय का जो कार्यकारी परिषद था, कार्यपालिका जो नियम लागू करने का काम करता था, आज के समय भी कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है, तो उसमें उस समय भी एक कार्यपालिका का काम कर रहा था कार्यकारी परिषद, अब विधान परिषद विधायिका का काम कर रहा था। तब विधायिका में तो सीट बढ़ गया गैर सरकारी सदस्य के लिए, ठीक है, वो बात मान लिया गया। लेकिन एक कार्यपालिका था, कार्यकारी परिषद, किसका, एक कार्यकारी परिषद वायसराय का जो कार्यकारी परिषद था, इसमें पहली बार एक भारतीय को बोला गया कि भारत को इसमें भी रखो यार, कार्यकारी में, कार्यपालिका में भारत को शामिल करो, भारतीय लोगों को। तो पहली बार एक भारतीय को शामिल किया गया था, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, जिसको एक विधि सदस्य के रूप में कार्यपालिका में शामिल किया गया था दोस्त। तो ये पॉइंट याद रखिए कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले व्यक्ति भारतीय थे जिसको वायसराय के कार्यकारी परिषद में शामिल किया गया था। और यहाँ तो विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्य की संख्या बढ़ाया जा ही रहा है, और 1861 के बाद से ही शुरू हो जाता है वो परंपरा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। लेकिन ये जो मुस्लिम लीग के जो सिचुएशन को समझ रहा था ना अंग्रेज, उसके ध्यान में रखते हुए सांप्रदायिक निर्वाचन मुसलमान के लिए एक प्रावधान रख दिया है। तो
तो कांग्रेस को बुरा लगा कि अरे यार तुम ये क्या कर दिया। सांप्रदायिक निर्वाचन का मतलब समझ रहे हैं? सांप्रदायिक निर्वाचन का मतलब कि अगर मान लिया जाए कोई कंस्टिट्यूएंसी है, मान लीजिए क्षेत्र है और यहाँ बहुत सारे लोग रह रहे हैं, बहुत सारे धर्म के लोग रह रहे हैं, लेकिन एक कंस्टिट्यूएंसी में जानते हैं मुसलमान को वोट देगा केवल, समझ रहे हैं? अगर कोई मुस्लिम प्रत्याशी कोई खड़ा हुआ है तो यहाँ जितना भी मुसलमान मतदाता है उसको ये फिक्स कर दिया गया कि आप मुसलमान को ही वोट दे सकते हैं, मुस्लिम प्रत्याशी को ही वोट दे सकते हैं। तो इससे समझ रहे हैं एक बंटवारा का फुट डालो राज करो का परंपरा शुरू हो गया दोस्त। मैंने कि इसको बांट दो, देश के समाज को ही बांट दो। ठीक है, तुम लोग बोल रहा है कि हमको सरकारी परिषद में जगह मिलना चाहिए, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को दे दिए। विधान परिषद में जगह मिलना चाहिए तो विधान परिषद में भी गैर सरकारी सदस्य की संख्या बढ़ा दी है। लेकिन अब तो ये जो चुनाव जो होगा ना, ये चुनाव जो है इसमें क्या होगा, मुस्लिम के लिए मुस्लिम चुनाव करेगा, सांप्रदायिक निर्वाचन कर दिया। तो ये देश तोड़ने का बात हो रहा था दोस्त। तो इस तरह से जो देश तोड़ने का बात हो रहा था ना, तो ये बहुत बुरा लगा, ये प्रावधान बहुत गलत। इसी के चलते सांप्रदायिक निर्वाचन जो लागू किया ना, एक भारत में कौन था, वायसराय मिंटो था। तो इसीलिए बोल दिया जाता है सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में कौन जाना जाता है, मिंटो जो वायसराय थे भारत में, इसी को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है। इस तरह से 1919 तक भारत परिषद अधिनियम हम लोग देख लिए। अब यहाँ परिषद का काम भारत समाप्त हुआ दोस्त। हम लोग इतना तक अधिनियम तक पढ़ चुके हैं, यहां से सवाल आएगा तो आप बना सकते हैं। उसके बाद आप देखिए आगे भारत शासन अधिनियम 1919 अधिनियम आने से पहले एक बैकग्राउंड देखिए कि इससे पहले क्या सिचुएशन चल रहा है। 1919 का अधिनियम आया है, इसमें देखिए कि आपको पता है कि प्रथम विश्व युद्ध दोस्त चल रहा है, वर्ल्ड वार फर्स्ट चल रहा है। महान व्यक्ति गांधी जी भारत में आ चुके हैं, गांधी जी भारत आ चुके हैं, वर्ल्ड वार फर्स्ट चल रहा है। और वर्ल्ड वार फर्स्ट चल रहा है तो बहुत सारे भारतीय लोगों को समर्थन चाहिए अंग्रेज को। जब भारतीय लोगों का समर्थन चाहिए अंग्रेज को, तो अंग्रेज को सहानुभूति पाना पड़ेगा। भारतीय जनता का सहानुभूति लेने के लिए अंग्रेज को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा भारतीय लोगों के लिए। और गांधी जी भी आ गए हैं, तो गांधी जी भी एक महान व्यक्ति हैं, गांधी जी भी समझ रहे हैं इसका सिचुएशन को, पूरा प्रॉब्लम को समझ रहे हैं कि किस तरह से अंग्रेज भारत में अव्यवस्था फैलाए हुए है। और गांधी जी इस बात को समझ जाते हैं दोस्तों उस समय कि जो इसको सबसे पहले जो करना चाहिए क्या, कि ये जो यहाँ बंगाल में एक जगह जो शक्ति लेके, पूरा विधायी शक्ति लेके बैठा है ना, इसको पहले विकेंद्रीकृत करवाओ। जितना भी प्रांत है उस सब में पहले शक्ति को बांटो। काहे कि गांधी जी सिचुएशन को समझ गए थे कि ये ज्यादा मजबूत इसीलिए बना हुआ है क्योंकि एक जगह से पूरा प्रशासन, पूरा देश प्रशासन चला रहा है। पहले विकेंद्रीकरण करो, गांधी जी बात को समझ जाते हैं। उसके बाद विकेंद्रीकरण का डिमांड आता है कि प्रांत बोलता है कि हमको शक्ति दो, विधायी शक्ति, कानून बनाने की शक्ति हमको मिलना चाहिए। तो ये सब डिमांड उठना शुरू होता है इसी समय। और बताइए कि वर्ल्ड वार फर्स्ट चल रहा है, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है, इसमें अंग्रेज ही था एक साइड में, तो अंग्रेज को इंग्लैंड था एक साइड में, था इंग्लैंड को भारतीय लोगों को समर्थन चाहिए। तो ये प्रावधान इसको मानने पड़ेगा, क्यों। और उसके बाद में देखिए भारत, एक चीज आप ध्यान रखिएगा, एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। भारत के दोस्त उपनिवेश जो बनाए हुए था ना, जैसे में उपनिवेश था कौन था, भारत उपनिवेश था किसका, इंग्लैंड का उपनिवेश था। अब इंग्लैंड उपनिवेश का मतलब, अब हम लोग को उपनिवेश जो बनाया था वो पॉलिटिकल और लीगल तरीके से बनाया था, पॉलिटिकल एंड लीगल तरीके से बनाया था दोस्त, मिलिट्री तरीके से नहीं बनाया था, मिलिट्री तरीके से नहीं बनाया था। अगर मैंने सैनिक रूप से अगर अंग्रेज चाहता भारत पर कब्जा करना बहुत ज़्यादा समय तक, तो वो नहीं कर पाता। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति सैनिक रूप से, किसी बड़ा राज है कोई और सैनिक रूप से किसी देश पर शासन करना चाहेगा, तो जानते हैं क्या करेगा, वहाँ की जनता सोचेगा कि तो हम ही को मार रहा है, हिंसा कर रहा है मेरे से। तो वो जब वो ज़्यादा दिन तक मार नहीं खाएगा, जनता भी विद्रोह कर देगा। और सैनिक रूप से जब कोई शासन कर पाएगा, वो ज़्यादा दिन तक शासन नहीं कर पाएगा, उसको हिंसा रूप से यहाँ से भी रिटेलिएशन मिलेगा, जवाब मिलेगा और जल्दी देश को छोड़ के भाग जाएगा। लेकिन अंग्रेज क्या क्या था, मिलिट्री रूप से नहीं, पॉलिटिकल और लीगल रूप से बहुत सारा नियम कानून बना के हम लोग पर शासन उपनिवेश बनाया था। तो ये चीज गांधी जी समझ रहे थे कि ये पॉलिटिकल और लीगल रूप से जो एक नियम कानून बना के हम लोग पर शासन कर रहा है, बोल रहा है हम लोग, अगर कोई मान लीजिए कि बिहानों के सरकारी हॉस्पिटल है अंग्रेज का और सरकारी रेलवे लाइन है और उसको हम लोग उखाड़ने जाएंगे तो क्या बोलेगा जानते हैं, कि ये कानून है कि आप इसका उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, आप इस सरकारी रेलवे लाइन को उखाड़ दिए यानी कि कानून का आप उल्लंघन कर दिए, आपको जेल में हम डाल देंगे। समझ रहे, कानूनी रूप से था, लेकिन ये रेलवे किसके फायदे के लिए था, अंग्रेज के फायदे के लिए सरकारी। तो ये सरकार, ये सब चीज को लीगल रूप से हम लोग को पर उपनिवेश बनाया था। तो गांधी जी इस बात को समझ जाते हैं। और गांधी जी उस समय आपको पता है कि देश में साक्षरता दर, लिटरेसी रेट 6-7% थे, तो उसको भी समझाने में, जनता को समझाने में सक्षम होते हैं इस बात को कि किस तरह से अंग्रेज को हम लोग भगाना है। तो अंग्रेज को भगाने के लिए ऐसे नहीं गांधी जी को महान व्यक्ति बोला जा रहा है, हिंसा का नीति इसीलिए नहीं अपनाए थे, इनको पता था गांधी जी को हिंसा अगर हम करेंगे तो अंग्रेज हम लोग को दबा देगा, हमेशा दबा देगा।
पड़ेगा। अहिंसा का तरीका अपनाओ और उसको समझाओ अंग्रेज को कि तो जो नियम कानून बना है गलत नियम कानून है, हम लोग के जनता के हिसाब से नियम कानून नहीं है। और इस तरह से ये समझाने में जनता को सफल हुए। इसके बाद बहुत सारा बड़ा बड़ा आंदोलन होता है दोस्त। तो जिस तरह से गांधी जी भारत में आके गांधी जी भारत का परिस्थिति को समझ रहे थे कि अंग्रेज क्या कर रहा है भारत में, और उसको विश्व युद्ध में प्रथम विश्व में भारतीयों को जरूरत है, तो विकेंद्रीकरण का डिमांड रखते हैं। और विकेंद्रीकरण का डिमांड उसको मानना पड़ेगा। देखिए भारत शासन अधिनियम 1919 का है दोस्त। अब भारत शासन अधिनियम 1919 का है, इसमें देखिए इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी बोलते हैं, क्योंकि मॉन्टेग्यू थे भारत सचिव उस समय और चेम्सफोर्ड थे वायसराय भारत के, तो उसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार बोल देते हैं। और यहाँ क्या डिमांड रखा गया था, यही ना बोला जा रहा था कि पहले विकेंद्रीकृत करो, शक्ति भेजो, जो प्रांत है छोटे छोटे राज्य है प्रांत है उसको शक्ति दो नियम कानून बनाने का, शक्ति एक जगह लेके मत बैठे रहो। तो इसका बात मान लेता है, चलो ठीक है मान लेते हैं। तो 1919 का अधिनियम में बोला जाता है कि केंद्र सूची और प्रांत सूची बांटा गया। केंद्र सूची का मतलब कि केंद्र जो है कुछ विषय है उस पर कानून केंद्र बनाएगा, कुछ विषय उस पर प्रांत कानून बनाएगा। तो इस तरह केंद्र सूची प्रांत सूची बना। लेकिन अंग्रेज एक दिमाग लगाया, प्रांत में द्वैध शासन लागू कर दिया। द्वैध शासन का मतलब समझ रहे हैं कि प्रांत में द्वैध शासन, महत्वपूर्ण विषय को बोला अंग्रेज कि इस पर कानून खुद बनाएंगे, और हस्तांतरित विषय, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय में बांट दिया पूरा विषय को। प्रांत को जो विषय दिया था उसको आरक्षित विषय हस्तांतरित विषय में बांट दिया, और द्वैध शासन में था। और आरक्षित विषय पर कानून जो बना रहा था गवर्नर, जो प्रांत में भी तो गवर्नर था, प्रांत में भी गवर्नर है छोटा छोटा, तो वो गवर्नर को बोल दिया गया आरक्षित विषय पर कानून बनाएगा, और जो विधान परिषद है विधान परिषद हस्तांतरित विषय पर कानून बनाएगा। अब गवर्नर को बोला गया कि जो आरक्षित विषय पर कानून बनाएगा ना उसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा, मंत्री के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा, लेकिन हस्तांतरित विषय पर जो कानून बनाएगा मंत्री वो उत्तरदायी होगा। समझ रहे हैं, जनता के प्रति। तो ये आरक्षित विषय पर जितना भी आय वाला, इनकम वाला, स्रोत वाला, जो पैसा वाला कारोबार था काम, वो सब आरक्षित विषय में डाल दिया। और जो काम डेवलपमेंट का काम था, रोड बनाना सड़क बनाना, वो हस्तांतरित विषय में। यही द्वैध शासन के बारे में हम लोग इतिहास में पढ़ चुके हैं रॉबर्ट क्लाइव के समय में। तो इस तरह का द्वैध शासन प्रारंभ किया। अगर क्वेश्चन पूछे एग्जाम में कि प्रांत में द्वैध शासन शुरू कब हुआ था, तो भारत शासन अधिनियम 1919 में। इस चीज को समझिएगा। और उसके बाद देखिए केंद्र में क्या कर दिया, द्विसदनीय व्यवस्था कर दिया। केंद्र में एक विधान परिषद आ रहा था, वो विधान परिषद को बांट दिया दो भाग में। बोला कि एक उच्च सदन होगा, एक केंद्रीय विधानसभा होगा। उच्च सदन में 60 सदस्य होगा, केंद्रीय विधानसभा में 140 सदस्य होगा। और उच्च सदन को एक सलाहकारी सदन के रूप में रहा गया। उस सदन को इतना ज्यादा शक्ति था नहीं, एक सलाहकारी सदन बना के रख दिया गया। और आज के समय में इसको राज्यसभा, इसको लोकसभा से आप कंपेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से देख रहे हैं किस तरह से संवैधानिक विकास हो रहा है। उस समय राज्यसभा लोकसभा बन रहा है 1919 में, और उसके बाद इसी तरह से डेवलप होते होते हम लोग संविधान में भी अपना लोकसभा राज्यसभा बनाएंगे, राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करवाएंगे। तो ये सब चीज संवैधानिक विकास हो रहा है दोस्त। और यहाँ पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन, यहाँ तक क्या हो रहा था, रिकमेंड किया जा रहा था, रिकमेंडेशन के द्वारा नियुक्ति हो रहा था। लेकिन प्रथम बार यहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ, जनता के द्वारा चुनाव होना शुरू हो गया। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन में जानते हैं लिमिटेड फ्रेंचाइज दिया गया, इनवर्स फ्रेंचाइज कभी नहीं दिया गया। मतलब सभी लोगों को वोट देने का अधिकार यहाँ नहीं था दोस्त। कुछ जो गिने चुने लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, यूरोपीय थे, उसी को वोट देने का अधिकार था। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन शुरू होता है दोस्त। उसके बाद में देखिए वायसराय था, उसका कार्यकारी परिषद था। कार्यकारी परिषद में बोला गया कि जो 6 सदस्य का जो कार्यपालिका है तुम्हारा, उसमें 3 गो भारतीय होंगे, 3 लोग भारतीय होंगे। तो 3 आउट ऑफ 6 इंडियन को शामिल किया गया वायसराय के कार्यकारी परिषद में। ये भी प्रावधान ध्यान रखिएगा। उसके बाद में इसको और नहीं चला तो लगा कि सांप्रदायिक निर्वाचन फिर रख दिया। पहला 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन किसके लिए था, मुसलमान के लिए। यहाँ सांप्रदायिक निर्वाचन जानते हैं, सिख, एंग्लो इंडियन, ईसाई और जो यूरोपीय थे, ये सब के लिए बढ़ा दिया गया। इस सांप्रदायिक मैंने धीरे धीरे और देश को बांटने का प्रावधान, मैंने कुछ प्रावधान अच्छा रखता था तो कुछ खराब प्रावधान भी रख देता था। ये समझ रहे हैं, अंग्रेज है, इसको शासन भी भारत पर करना है लंबा समय के लिए। तो इस तरह से किया गया। तो फिर भी बुरा लगेगा, गांधी जी है तो गांधी जी को लगा कि ये तू सांप्रदायिक निर्वाचन रख दिया यार, यहाँ तो केंद्र हम तुमको बोले कि प्रांत के शक्ति दो, तो प्रांत में तुम द्वैध शासन लागू कर दिया। तो इस तरह से ये 2-3 चीज तो तू एक कहानी गड़बड़ कर दिया तुम्हारा। तो इसके बाद गांधी जी क्या बोलेंगे, अब ऐसे नहीं चलने वाला है, अब तुम्हारे खिलाफ हम आंदोलन करेंगे। तू मेरा बात पर नहीं ठहरा उतरा है, मैंने जो तुम बोला था, वादा किया था हमसे, जो मैं डिमांड किया था तुमसे, वो बात को तुम माना नहीं। प्रांत में द्वैध शासन लागू कर दिया, सांप्रदायिक निर्वाचन और देश को बांटने का काम कर दिया। तो हम लोग क्या करेंगे, ये सब भी कारण था दो असहयोग आंदोलन शुरू होने का। तो गांधी जी असहयोग आंदोलन शुरू कर देते हैं। तो ये सब कारण था भारत शासन। इसमें और एक आध 2 पॉइंट ध्यान रख सकते हैं कि इसी समय देखिएगा कि आम बजट, प्रांत बजट में आम बजट, रेल बजट को अलग किया गया था। एक वर्थ कमेटी का रिपोर्ट आया था 1921 में, और 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था। और उसके बाद में केंद्र के लिए अलग बजट बनाया गया, प्रांत के लिए अलग बजट बनाया गया। तो इस तरह से बहुत सारा प्रावधान इसमें था दोस्त। और उसके बाद में और देखिए कि क्या होता है कि
उसके बाद में ध्यान रखिए यहाँ पे 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन भी किया गया था, समझ रहे हैं, इसी अधिनियम के तहत। और उसके बाद में एक वैधानिक बोला गया था ना कि जो अधिनियम इतना बना दिए, इतना प्रावधान लागू कर दिए, तो इस प्रावधान के बाद 10 साल के बाद जांच करने आएगा एक वैधानिक आयोग आएगा, लॉ कमीशन आएगा, जो जांच करेगा कि इस अधिनियम के द्वारा भारत में शासन अच्छा से चल रहा है कि नहीं। तो वो 10 साल के बाद बोला गया था, लेकिन 10 वर्ष जानते हैं 10 वर्ष हुआ नहीं था, क्योंकि यहाँ भारत असहयोग आंदोलन शुरू हो गया था, बहुत सारा आंदोलन भारत में शुरू हो गया था। और उसके बाद में अंग्रेज को जानते हैं प्रेशर में, दबाव में आके 1927 ईस्वी में ही एक वैधानिक आयोग जॉन साइमन के नेतृत्व में अध्यक्षता में बना दिया गया, और वो साइमन कमीशन भारत आया इसी को देखने के लिए कि भारत में किस तरह से कानूनी व्यवस्था चलाया जा सकता है। लेकिन साइमन कमीशन के एक ऐसा माने हास्यास्पद बात है कि आप भारत के प्रशासन को चलाने के लिए नियम कानून को जांच पड़ताल करने आ रहे हैं, लेकिन इसमें कोई भी भारतीय नहीं था, कोई भारतीय नहीं थे दोस्त, कोई भारतीय नहीं थे। तो ऑब्वियस ही बात है भारतीय इसको विद्रोही करेंगे, विरोध ही करेंगे। और भारतीय बोलते हैं कि साइमन गो बैक का नारा लगाते हैं, इतिहास में लोग पढ़ेंगे किस तरह से साइमन को बोलता है कि नहीं साइमन वापस जाओ, वापस जाओ, इसमें कोई भारतीय नहीं, हम लोग के लिए तुम प्रशासन को जांच पड़ताल करने आए, कोई भारतीय को भी नहीं रखा है। तो इस तरह से साइमन को क्या बोल जाता है, तुम वापस जाओ दो, तो वापस जाने के लिए बोला जाता है। इस तरह से साइमन कमीशन गो बैक का नारा लगाया जाता है। लाला लाजपत राय का कहानी देखें, यही साइमन कमीशन का रिपोर्ट पर एक श्वेत पत्र जारी किया जाता है, और उस श्वेत पत्र के जारी करने के बाद आपको पता होगा कि एक भारत शासन अधिनियम 1935 आता है दोस्त। अब भारत शासन अधिनियम 1935 आता है, उसमें जानते हैं एक अखिल भारतीय संघ का स्थापना किया जाता है, अखिल भारतीय संघ का स्थापना किया जाता है भारत शासन अधिनियम में। और अखिल भारतीय संघ बनाने का मतलब समझ रहे हैं, अखिल भारतीय संघ का मतलब समझिए कि ये पूरा भारत था, इसमें प्रांत था, और ये प्रांत था, और यहाँ क्या था आपका रजवाड़ा था, बहुत सारा भारत में रजवाड़ा भी था, बहुत सारा प्रांत था। तो रजवाड़ा और प्रांत सॉरी दोस्त, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस के लिए देख रहे थे हम लोग कि किस तरह से भारत शासन अधिनियम 1935 आ गया। और भारत शासन अधिनियम 1935 आया, उसमें बोला गया कि अखिल भारतीय संघ का स्थापना करेंगे। तो अखिल भारतीय संघ का स्थापना कैसे करेंगे, भारत पूरा था एक ब्रिटिश प्रांत के रूप में बटा हुआ था, भारत में बहुत सारे रजवाड़ा थे, तो ये सब मिला के बोला कि एक अखिल भारतीय संघ बनाएंगे। लेकिन जानते हैं रजवाड़ा बोल देता है कि नहीं, हम अखिल भारतीय संघ का पार्ट नहीं बनना चाहते हैं। लेकिन आपको एग्जाम में सवाल पूछे कि अखिल भारतीय संघ का प्रावधान कहाँ था, तो भारत शासन अधिनियम 1935 में था। आंसर आपको मारना है कि अखिल भारतीय शासन 1935 में था। लेकिन अखिल भारतीय संघ बना नहीं था दोस्त, क्योंकि रजवाड़ा बोल देता है कि नहीं, हमको अखिल भारतीय संघ का निर्माण उसमें शामिल नहीं होना है। और उसके बाद में जानते हैं क्या होता है, उसके बाद में 3 सूची बनाया जाता है, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, और सबको अलग अलग पावर दिया जाता है। संघ पर संघ कानून बनाएगा, राज्य पर प्रांत कानून बनाएगा, संवर्ती सूची पर दोनों कानून बनाएगा। और जो बच जाता है, ये तीनों जब शक्तियों का बंटवारा के बाद कुछ विषय पर कानून बनाना बच जाता है, अपशिष्ट शक्तियां जिसको बोलते हैं, उसको वायसराय के पास रख दिया जाता है। जो वायसराय जो उसमें भारत का जो वायसराय होगा वो अपशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाएगा। तो इस तरह से ये प्रावधान था। उसके बाद देखिए प्रांत में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया जाता है इसके द्वारा, और प्रांतीय स्वायत्तता लागू कर दिया जाता है। आपको पता है कि इस समय तक जो डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण का जो पावर चल रहा था, यहां से जो शक्ति जा रहा था प्रांत में, तो ये पूरा कंप्लीट हो चुका था। 1935 आते आते तक पूरा तरीके से विकेंद्रीकरण हो गया था। पूरा विधायी शक्तियां किसको दे दिया गया, प्रांत को बोला गया अब तुम अपना कानून खुद बनाने के लिए स्वतंत्र है, तुम अपना कानून खुद बनाना, और प्रांतीय स्वायत्तता मिल जाता है। और प्रांत में द्वैध शासन जो चल रहा था, हस्तांतरित विषय आरक्षित विषय जो 1919 में लागू किया गया था, उसको खत्म कर दिया जाता है। और प्रांत में जब द्वैध शासन खत्म करता है ना, तो उसको लगता है कि चलो अब केंद्र में द्वैध शासन लागू कर देते हैं, केंद्र में द्वैध शासन लागू करने की कोशिश करता है, लेकिन ये भी प्रावधान लागू नहीं हो पाता है। तो ये सब प्रावधान है, लेकिन आंसर आपको क्वेश्चन बनाया जाएगा तो आपको आंसर निकालना है, क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1935 में ही प्रावधान था केंद्र में द्वैध शासन का, प्रांत में द्वैध शासन समाप्त, और प्रांतीय स्वायत्तता का। और उसके बाद में इसी के अधिनियम के द्वारा एक संघीय न्यायालय बनाया जाता है, और ये संघीय न्यायालय बनाया जाता है। और उसके बाद में 1937 में संघीय न्यायालय का स्थापना होता है, और उसके प्रथम जो चीफ जस्टिस है, मुख्य न्यायाधीश मॉरिस गवेर, सर मॉरिस गवेर को प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। और उसके 1773-74 में जो सुप्रीम कोर्ट बना था, उसका प्रथम न्यायाधीश जाने थे सर एलिजाबेथ पे। भविष्य में सवाल पूछे कि संघीय जो न्यायालय 1935 के अधिनियम द्वारा जो बना था, उसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो मॉरिस गवेर थे दोस्त। और इसी के आधारित भारत में आज सुप्रीम कोर्ट है, इसी पर आधारित है। और उसके बाद एक आरबीआई भी बनाया जाता है, और एक सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन
हूँ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। आज के समय में देख रहे हैं कि यूपीएससी है, स्टेट पीसीएस है और एक ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी होता है। तो उस तरह से वहाँ भी बॉडी बनाया गया था और उसको जो ऑफिसर थे, सरकारी ऑफिसर की नियुक्ति के लिए इतना सारा बॉडी बनाया था। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जब भारत का संविधान का निर्माण हो रहा था, जिसको आगे हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, तो भारत का संविधान का निर्माण में बहुत ज़्यादा जो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, उसमें से लगभग 250 से ज़्यादा अनुच्छेद तो केवल भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया था दोस्त। क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1935 भारत में जो संवैधानिक विकास था अंग्रेज का, उसका सबसे लेटेस्ट अधिनियम था और सबसे लेटेस्ट अधिनियम होने के कारण सारा प्रावधान यहीं से लिया गया था। और मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ क्वेश्चन सोल्व करने का। कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि ये प्रावधान भारत के किस अधिनियम से लिया गया है और 4 ऑप्शन रहे, तो उसमें आपको आंख मूंद के अब मैं बोल सकता हूं आपको कि आंसर आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि भारत शासन अधिनियम से ये प्रावधान लिया गया है। बस इतना ध्यान रखिएगा, लेकिन आंख मूंद के नहीं, आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, क्योंकि लगभग जो भारत कोई क्वेश्चन पूछ दे कि ये प्रावधान किस अधिनियम से, ऑप्शन मेरा 1909, 1919, 1935, आपको ऑब्वियस बना बनाया आंसर 1935 मार देना है, क्योंकि लगभग जो प्रावधान है भारतीय संविधान का 1935 से ही लिया गया है। तो इस तरह से हम लोग पूरा जो संवैधानिक विकास था, संविधान का इतिहास था, पूरा पढ़ चुके हैं। अगले क्लास में संविधान का निर्माण किस तरह से हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्त।